चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरण युग्म। देखिए एक ये समीकरण का जोड़ा दिया गया है, इसका अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल आता है यानी यूनिक सॉल्यूशन आता है तो इस स्थिति में से वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये पहला इक्वेशन ले लिया। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या था, ये 5 बराबर के उधर थे तो 5 को इधर बराबर के बाईं तरफ ले लिया तो इसके 5 प्लस के हैं अभी, फिर इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 5 हो गए। ऐसे ही इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन को भी यही करेंगे। ये 8 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड जाके यानी बाईं तरफ जब ले जाएंगे तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे। तो 2 समीकरण हमने उतार लिए हैं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण यानी कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइक दिस। ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती हैं मानक समीकरण दो चरवाले रैखिक समीकरण के। तो इनसे तुलना करने पर तो इनसे जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, b1 बराबर आ जाएगा 1, b2 बराबर आ जाएगा 2, c1 बराबर माइनस के 5 और c2 बराबर माइनस के 8। तो देखिए हम पता कर लेते हैं a1/a2। तो a1/a2 कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 आ गया है। ऐसे ही b1/b2 यानी ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 आ गया है। तो ये दोनों अब देखिए हम कंपेयर करते हैं। हमें ये फॉर्मूला होता है, देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो हमारा ये फॉर्मूला कौन सा फिट हो जाएगा, ये देखिए निकाय का केवल एक यानी अद्वितीय हल होगा। एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमें पता है a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो क्या ये फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें पता पड़ गया है। तो इसका कौन सा हल है, इन तीनों में से देखिए किसमें से, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल में से कौन सा हल निकला है इसका, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। उन्होंने फिर बोला था यदि अद्वितीय हल निकलता है यानी यूनिक सॉल्यूशन अगर निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो इसे सॉल्व करके दिखाना है, यानी एक्स वाई के मान पता करके दिखाने हैं। किस मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए अब दोनों इक्वेशंस को उतार लेंगे तो इसे अब वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट विधि इसमें बता देते हैं। देखिए क्या करना है, एक्स को एक्स ऊपर लिखना है, उसके अपन में एक बटे का साइन लिखना है। अब देखिए आपको अच्छे सीखना है, इसमें एक्स के नीचे की संख्याएं पता करना है हमें। तो इस वाले एक्स वाले पदों को हमें बंद कर देना है। जैसे ये देखिए गायब कर दिए हमने। हाँ अब ये टर्म बचे, अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे होगा, देखिए 1 का इंटू होगा 8 में, माइनस के 8 में। देखिए यहाँ लिख देते हैं 1 का इंटू होगा माइनस के 8 में। देखिए 1 का इंटू होगा पहले माइनस के 8 में, तो ये हो गया। फिर बीच में लगाना है माइनस, फिर दूसरी तरफ का इंटू, यानी पहले 1 का इंटू यानी गुणा माइनस 8 में हो गया। अब होगा 2 का इंटू माइनस के 5 में, तो 2 का इंटू किस में होगा, माइनस के 5 में। ध्यान देंगे इसके नीचे पहले ऐसे में चल रहा है फिर ऐसे चलना है गुणा करते हुए। तो इस प्रकार हमें x के नीचे की संख्या मिल गई। फिर बराबर का साइन आएगा, फिर आएगा, अब देखिए वापस ही ले लेते हैं, फिर पुराने समीकरण के फॉर्म में आ गए हम। अब इस ये y के नीचे y लेना है हमें। देखिए y ले लिया है, y के बटे का साइन लगा लिया। अब इसके नीचे की संख्या जब पता करेंगे तो हमें ये y वाले पद इसमें से गायब कर देना है, या इस पर आप उंगली रख लें, ये आपको नहीं दिखना चाहिए। तो ये देखिए ये हटा देते हैं, अब y वाले पद का काम नहीं है। अब क्या होगा, ये देखिए इसमें आप ध्यान रखें, जब y के नीचे की संख्या पता करेंगे हम तो x वाले में देखिए आप पहले ऊपर से नीचे गुणा किया था, फिर नीचे से ऊपर। इसमें क्या करना है, y वाले पद में हमें पहले नीचे से ऊपर गुणा करना है। ध्यान दें, आप अच्छे से ध्यान दें कि ये इन दोनों संख्याओं का ऐसे गुणा होगा पहले और ऐसे वाला गुणा होगा बाद में। तो इसमें होगा 3 × -5 यानी 3 और माइनस के 5 का गुणा होगा। जब एक तरफ का गुणा हो जाएगा तो बीच में हमें माइनस लगाना है, फिर दूसरी तरफ का गुणा कर देना है, यानी 2 का गुणा किस में होगा, माइनस के 8 में। अब आ जाएगा 30, ये पुराने समीकरण फॉर्म में आ गए। अब देखिए तीसरा हो जाएगा इक्वल साइन। तीसरी बार में हमें कांस्टेंट संख्या लेना है। देखिए x हो गया, y हो गया। अब x y के अलावा यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के रूप में हमेशा यानी अचर संख्या के रूप में यहाँ पे 1 लेना है। 1 तभी लेना है जब समीकरण किस रूप में रखे हों, बराबर के उधर 0 के रूप में लिखे हों, तभी यहाँ पर 1 लेना है। क्योंकि 1 यहाँ अचर के रूप में लिया गया है तो इसका मतलब हमें अचर वाले पद हैं उनको हटा देना है, यानी आप इस पदों पे उंगली रख दें, ध्यान रखें।
आप इस पे ऐसे करके उंगली से इसे बंद कर लें जिससे आपको ये दिखाई ना दे और आसानी से आपका मल्टीप्लाई हो जाए। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए जब 1 के नीचे की संख्या पता करेंगे तो ये ऊपर से ही होगा, सिर्फ बीच वाले का उल्टा होता है, यानी y के नीचे के जो पद हैं वही उल्टे में आते हैं, बाकी ऊपर वैसा का वैसे ही आएगा। देखिए इसमें 2 और 2 का इंटू होगा, तो देखिए 2 और 2 का इंटू हो गया, यानी ऐसे में इंटू हो जाएगा, फिर माइनस लगा के दूसरी तरफ का इंटू, यानी 3 का गुणा 1 में। तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 1 में। ध्यान रहे इनका जब गुणा करते हैं तो x और y का गुणांक नहीं करते, सिर्फ गुणांक यानी कोफिशिएंट का गुणा किया है। देखिए आप नीचे, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए x के नीचे यहाँ 1 का गुणा माइनस के 8 में होगा तो -8 आ गए, फिर बीच में माइनस, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस। 5 का इंटू 2 में होगा, गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए y बराबर y के नीचे की संख्या 3 का गुणा माइनस के 5 में होगा तो माइनस के देखिए 15 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2 का गुणा 8 में होगा, यानी कितना आ जाएगा 16। फिर बराबर, फिर 1 अपॉन 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, x के नीचे 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 प्लस के बचेंगे क्योंकि 10 यहाँ प्लस का है, बराबर। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, y बराबर नीचे 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। देखिए नीचे ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी लिख दी है, ये देखिए, और नीचे की सॉल्व करके नीचे लिख दी है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लेंगे। देखिए x/2 को 1/1 के बराबर लिखेंगे, x/2 बराबर 1/1, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक बार इसको इसके बराबर में लेना है, और तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको और इसको बराबर में लेंगे, y/1 बराबर 1/1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, x बराबर 2 और y बराबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी के का ऐसा मान पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन है, समीकरण है, उसके लिए अनेक हल आ जाए, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको ठीक से लिख देंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसे मान लिया सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, ये मानक समीकरण होता है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से करने पर। इससे करेंगे तो देखिए, अब इससे कंपेरिजन करेंगे तो a1/a2, ये x के गुणांकों को हम a1 a2 बोलते हैं। तो ये देखिए x के गुणांक कितने, k/12, तो a1/a2 कितना आ गया, k/12, यानी k/12। फिर आएगा b1/b2, तो कितना जाएगा 3/k, यानी इसमें y के गुणांक कितने हैं, v1 और v2। इसमें भी देखिए पहले वाले समीकरण का y का गुणांक 3, तो 3 आ गया, और ये नीचे कितना आ गया, k। अब आएगा c1/c2। अब ये अचर पद है, ध्यान रखना, अचर पद होते हैं जिसमें x और y नहीं लगा है। देखिए तो c1 ना इसमें x y लगा है, ना इसमें x y लगा है। तो ऐसे ही इसमें पद कौन कौन से हैं, यहाँ ध्यान देना आप अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा पद, यहाँ देखिए -k-3, ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, c1, और c2 कितना हो जाएगा, -k, ये आप ध्यान रखना। चलिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से हल होने के लिए, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन ये होती है a1/a2, b1/b2, c1/c2 होना चाहिए। तो आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब देखिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला लगता है तभी इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये फॉर्मूला लगना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि के का मान निकालो आप, तो कैसा हल लेना है आपको, अनेक हल वाला फार्मूला लेना है। तो हमने अनेक हल वाला यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला फार्मूला ले लिया है। इसमें ये सारी वैल्यू रख देंगे। देखिए a1/a2 कितना है, k/12, फिर बराबर का साइन, b1/b2 कितना है, 3/k, तो 3/k, c1/c2 कितना है, माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k-3 ऊपर बचेगा और नीचे k बचेगा। अब वही जब तीन संख्याएं बराबर में हो तो दो करके उन संख्याओं को लेते हैं। तो आइए हम ये देखिए k/12 और 3/k को एक साथ ले लिया है, और दूसरी तरफ ले लेंगे 3/k और k-3/k, ये ले लिया है। एक बार इन दोनों को साथ में ले लेंगे और एक बार इन दोनों को साथ में ले लिया है। ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। k का गुणा k में होगा तो k स्क्वायर, और 12 का गुणा 3 में होगा तो 36 आ जाएंगे। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट का साइन बन जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट का साइन बराबर की दूसरी तरफ लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। और जो 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो इस प्रकार इधर ये आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k और इसके का गुणा इसमें हो जाएगा तो k स्क्वायर और इसका इसमें होगा तो माइनस के 3k। ये 3k इधर आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 6k बराबर k स्क्वायर। ये 6k उधर ले जाएंगे तो माइनस के k हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सीधा करके लिख दिया है, ये पोर्शन इधर और 0 उधर, k कॉमन आ रहा है। इसका मतलब होता है जब दो चीज़ें गुणा में हो और इक्वल में 0 हो तो अलग अलग 0 के बराबर हो जाती हैं। k बराबर 0 हो जाएगा या फिर k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि k का मान इसमें कितना निकल जाएगा 6। अब देखिए अब हमें दो तरफ से मान आ गए हैं k के। अब इन दोनों मानों में ऐसा मान लेंगे जो कॉमन हो। देखिए इस जगह पे k की वैल्यू कितनी है, +6 भी है और -6 भी है, और इस जगह पे देखिए k की वैल्यू कितनी है +6। तो दोनों में जो कॉमन मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, k बराबर +6। तो k बराबर 6 के लिए दोनों यानी k बराबर +6 दोनों मानों में ओवेनिस्ट मान है, यानी कॉमन वैल्यू कौन सी है, k = 6। यानी k बराबर 6 के लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस वैल्यू के लिए रहेंगे, k बराबर +6 के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो ये सिंपल है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये दो इक्वेशन हमने उतार लेंगे। समीकरण 1 से टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट को ले लिया है। यहाँ हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड इसे बना लेंगे। समीकरण थर्ड से यानी इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल के हम समीकरण 2 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू निकाल के हमें इसमें रखना है इक्वेशन सेकंड में। सेकंड में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो x की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि समीकरण 1 से निकाली है। तो जिससे वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को उसी समीकरण में नहीं रखते हैं, हमेशा दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो देखिए अब इक्वेशन सेकंड को उतार लिया, सेकंड उतार लिया है। इसमें x की जगह पे कितना लिखना है, 14 - y, तो 14 - y लिख देंगे। ये देखिए x को हटा दिया, उसकी जगह पे 14 - y लिख दिया। ये और ये ऐसे के ऐसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब देखिए y और y कितने हो जाएंगे, ये देखिए y और y कितना हो गया, -2y हो जाएंगे तो 4, यानी -2y। ये 14 उधर से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। जब 4 घटेंगे 14 में से कितना आ जाएंगे, 10। चूंकि बड़ी संख्या 14 है यानी 14 है, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे -10 बचेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/-2। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इस y बराबर 5 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड सिंपल है तो उसमें रखने से हमारे डायरेक्ट मान आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 5 इन द इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड को उतार लेते हैं। इसमें y की जगह पे कितना लिख देंगे, देखिए y की जगह पे 5 लिख दिया है। 5 14 में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इस प्रकार हमें x की वैल्यू 9 मिल गई है, y की वैल्यू 5 मिल चुकी है। यही इसका आंसर है। अतः समीकरण युग्म का हल x = 9 y = 5 है। सो द सॉल्यूशन ऑफ पेयर और ऑफ इक्वेशन इज x = 4 एंड y = 2। ये क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये देखिए दो इक्वेशन दी हैं, उनको हल कीजिए। इसमें से m का भाव मान पता करना है, जिसके लिए y = mx + 3 विधि से हल कीजिए। यानी इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता करेंगे, उसे इस थर्ड समीकरण में रख देंगे इक्वेशन में, और वहां से हमें m की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो इन इक्वेशंस को उतार लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को ले लिया, इसको दूसरे वाले को ये सेकंड मान लिया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किस विधि से करना है, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से तो नहीं करना, या फिर ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। किसी भी विधि से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हल। समीकरण 1 में 1 का गुणा और समीकरण 2 में भी 1 का गुणा करके घटाने पर देखिए यहाँ हमें दोनों वैल्यू बराबर पहले से ही मिल रही हैं, तो हम इसमें दोनों में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे यहाँ मल्टीप्लाई संख्या का करने का कोई मतलब नहीं है, पर चूंकि हम उसी फ्लो में क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये वन गुणा करके बता रहे हैं। यानी कि एक एक का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ लिखने के लिए लिख दिया गया है क्योंकि ये पहले से ही संख्या कैसी है, बराबर है, तो हमें गुणा करके बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण हमें ऐसे कैसे ही चाहिए, बस यहाँ पे लिखना है घटाने पर, यानी ऑन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए एक का गुणा करेंगे तो इन समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए तो वैसे के वैसे इक्वेशन आ जाएंगी। अब देखिए चूंकि घटाने पर लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग लिखा है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर जो संख्याएं बराबर हैं जिसका हम एलिमिनेशन कर रहे हैं यानी विलोपन कर रहे हैं, उन संख्याओं के अगर चिन्ह बराबर हैं तो नीचे वाले समीकरण के पूरे चिन्ह हमको बदलना है
और यहाँ लिखना है घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब जो पुराने चिन्ह हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 2x से 2x कट जाएगा। अब देखिए ये संख्या प्लस की है और ये भी संख्या प्लस की मानी जाएगी। ध्यान दें ये प्लस के 3 है और ये प्लस के 4y हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 7y आ जाएगा। इधर ये पुराना चिन्ह है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस के 11 हैं और प्लस के ही 24 हैं, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, कितना आ जाएगा 35। तो 7y बराबर 35 आ जाएगा, 35/7 आ जाएगा। अगली बार ये संख्या नीचे आ जाएगी तो 7 से इस 35 को काटेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, 3 5 15 आ गया है, 15 को उधर ले जाएंगे, 15 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 15 यानी 15 हो जाएंगे, इधर घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, ये 2 नीचे जाएगा, इसको कट कर देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। ये देखिए y बराबर mx+3, इसमें हमें m का मान पता करना है। तो x की वैल्यू माइनस की 2 मिल गई है, y की वैल्यू 5 मिल गई है, इन दोनों मानों को हम इसमें रख देंगे, यानी x बराबर -2 और y बराबर 5। y की जगह पे कितना लिखना है 5 लिख दिया है, m एज इट इज। x की वैल्यू कितनी है -2 तो -2 लिख दिया है, और प्लस के 3 तो प्लस के 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये -2m हो जाएगा, प्लस के 3 एज इट इज। अब देखिए -2m इधर जाके प्लस के 2m हो जाएंगे और ये 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 आ जाएंगे, ये 2/2 नीचे पहुंच जाएगा तो -2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार हमें m का मान इस क्वेश्चन के लिए पता चल गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 देखते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। The larger of two supplementary angles is 18 degree more than the smaller angle. Find them. संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 होता है, उन दो कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो माना कि दो संपूरक कोण x एंड y है, वेयर x बड़ा है y से। Let x and y be the two supplementary angles where x is greater than y. अब देखिए पहली इक्वेशन हम जानते हैं, संपूरक कोण होते हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन दोनों को अगर जोड़े तो कितना आना चाहिए 180। तो ये पहली कंडीशन बन गई, हमारा पहला समीकरण बन गया है। फिर अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। इसमें बोल रहे हैं जो बड़ा कोण है x, बड़े कोण को क्या माना हमने x, जो छोटा कोण है y उससे 18 ज्यादा है। कौन? बड़ा वाला कोण, यानी लार्जर एंगल इज 18 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। तो यहाँ देखिए लार्जर एंगल किसको माना है x, स्मॉलर एंगल यानी छोटा कोण किसे माना है y, उससे कितना 18 ज्यादा है। कौन सा? लार्जर कोण यानी बड़ा कोण। इसको थोड़ा समीकरण के रूप में लिख लेंगे, ये y को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 18 इधर ही रह जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण कितना मिल गया हमें 2 मिल गया है। आइए इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ देखिए संख्या हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन उतार ली हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ गुणांक पहले से ही बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो यहाँ भी किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए और चिन्ह भी अपोजिट है, तो यहाँ जोड़ने पर हमें करना पड़ेगा बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, y से y कट जाएगा। यहाँ ये दोनों प्लस के हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2x आ जाएगा। 1 इसके आगे मानते हैं, 1 इसके आगे भी मानते हैं तो 2x हो गया। 180 में 18 जोड़ेंगे तो 198 आ जाएंगे। तो 2x बराबर 198, 198/2, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, इसके 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो x बराबर 99 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 99 इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट उतार लिया है, इसमें x की वैल्यू कितनी रख दी, देखिए 99 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 81। अर्थात दो संपूरक कोण, एक तो 99 डिग्री मिला है और एक 81 डिग्री मिला है। द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड आल्सो 81 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पता करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और सिंपल भी होते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। यहाँ मान लिया लेट करके
कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितना होगा, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू कितना मान लिया, y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन आल्सो, पहली शर्त क्या कह रही है इसमें देखिए, जब हमने एक बल्ले का मूल्य x माना है तो 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 7x के। एक बॉल, एक गेंद कितने की मानी है, y रुपए की, तो 6 गेंदें कितने की हो जाएंगी, 6y। दोनों पैसों को जब जोड़ेंगे, यानी ये बल्ले के रुपए हैं, 7 बल्ले के रुपए 7x और 6 गेंदों के रुपए कितने हैं, 6y। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल रुपए आना चाहिए 3800 रुपए, तो 3800 के बराबर लिख दिया है। फिर द्वितीय शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ये देखिए एक बल्ला कितना है, x रुपए का, तो 3 बल्ले कितने हो जाएंगे, 3x। गेंद कितने की, y रुपीस की, यानी तो 5 गेंदें कितने की हो जाएंगी, देखिए 5y। टोटल इनका कितना दिया है, 1750 रुपए, तो 1750 रुपए हो जाएगा इन दोनों का टोटल। तो ये हमें 2 कंडीशन मिल गई है, इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में हमें 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 7 का गुणा करके घटाने पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसमें 3 का इंटू करेंगे और इसमें 7 का। देखिए 3 का इंटू 7 में भी करेंगे, 7x में भी, 6y में भी और 3800 में भी। 3 का इंटू 7 में किया 21x आ गया, 3 का इंटू 6y में किया 18y आ गए, 3 का इंटू 3800 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11400 आ जाएगा। 7 का इंटू 3x में किया तो 21x आ गया, 7 का इंटू 5 में किया तो 35y आ गया। 7 का इंटू यानी गुणा 1750 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। जिन संख्याओं को हमें विलोपित करना है यानी एलिमिनेट करना है, यदि वो संख्या बराबर हैं या कर दी गई हैं और उसके बाद भी अगर वो एक जैसे चिन्ह की हैं, तो नीचे वाले समीकरण का, इक्वेशन का हमें सभी के पदों के टर्म्स के साइन बदल देना है। देखिए ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, चेंज कर दिया है। और 21x कट जाएंगे। यहाँ देखिए ये पुराना चिन्ह है तो 35 का ये प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, अब नया चिन्ह रहेगा माइनस। तो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो इनको घटा देंगे, इन्हें सेपरेट कर देंगे। 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचाएगा, माइनस के 17y। 17 इसलिए बचा है माइनस का क्योंकि 35 कैसे हैं यहाँ पे माइनस के हैं, इसलिए बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगाते हैं। इधर भी देखिए 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 850 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12,250 है, उसका चिन्ह माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो 17y बराबर 850। ये देखिए यहाँ पर में चले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो y की वैल्यू अब कितने में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 50 का मान। अब देखिए ये इक्वेशन 1 ले लिए, इसमें y की वैल्यू देखिए, y की जगह पे कितना लिख दिया 50, बाकी सब एज इट इज। 6 का गुणा 50 में होगा 300 आ जाएंगे, 300 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये देखिए माइनस के हो गए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3500। 7 कहाँ पहुंच जाएंगे नीचे, 7 से इस 3500 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। यानी कि x क्या माना था हमने यहाँ पे, एक बल्ले की कीमत यानी कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो बैट की कीमत कितनी आ गई 500 रुपये आ गई है और बॉल की कीमत, एक बॉल की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये आ गई है।